एक आंख वाले आदमी ने बुलाए जाने से पहले काफी देर तक इंतजार किया। जब उसे बुलाया गया तो वह पूरे आदर के साथ तंबू में दाखिल हुआ। 1 घंटे बाद वह बेहद खुश और उत्साहित चेहरे के साथ तंबू से बाहर निकला। बाहर निकलते समय भी उसके हाव भाव में वही आदर भाव बना हुआ था। बैंगनी रंग के उस तंबू के अंदर दो बुजुर्ग आदमी बैठे थे, जिनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी भरपूर जान और जोश दिखाई दे रहा था। उनके सामने जमीन पर एक बेहद साधारण सी दिखने वाली खाली छोटी सी शीशी रखी थी। उन दोनों बुजुर्गों में से एक, जिसने सफेद रंग का चोगा पहना हुआ था, अपनी उंगलियों के बीच एक गोली पिल पकड़े हुए था। उसने कुछ देर तक उस गोली को गौर से देखा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में हैरानी और अनिश्चितता के भाव उभर आए। वह एक पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसके बाद उसने उस गोली को अपनी नाक के पास लाकर सूंघा। उसने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहा था। इस गोली के असर तो अविश्वसनीय है। मैं विंड स्ट्रीम ट्राइब कबीले में कई सालों से हूं, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी। इसे देखकर तो ऐसा भी नहीं लगता कि यह बहुत पुराने जमाने की बनी कोई दवा है। इस पर पुरानेपन का कोई निशान नहीं है, इसलिए ये साफ है कि इसे अभी हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। आखिर यह चीज है क्या? बड़े अफसोस की बात है कि उस लेन देन को हुए अब काफी समय बीत चुका है। वह फॉलन बरसेरकर भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जिससे आसानी से निपटा जा सके, वरना हमें शायद ये पता चल जाता कि इस गोली को आखिर बनाया कैसे गया था, दूसरे बुजुर्ग ने धीरे से कहा। जरा भी जल्दबाजी मत करना। जो इंसान ऐसी कोई चीज बना सकता है, वह या तो ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे का कोई बेहद ताकतवर बरसेरकर होगा, या फिर ट्रांसेंडेंस दायरे का कोई फॉलन बरसेरकर जो कहीं और से यहाँ आया हो। भाई जो, मुझे ये चीज वापस कबीले में ले जाने दो। हो सकता है कि विंड स्ट्रीम ट्राइब के एल्डर मुखिया इसकी पहचान कर सकें। सफेद चोगा पहने उस बुजुर्ग ने ये कहते हुए उस गोली को बड़े ही एहतियात के साथ वापस उसी छोटी सी शीशी में रख दिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और वह छोटी सी शीशी पलक झपकते ही गायब हो गई। ठीक है, तुम ऐसा ही करो। उसके सामने बैठे दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। ये चीज बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। मैं अब चलता हूँ। अगर मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी मिली तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सफेद चोगा पहने वह बुजुर्ग अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने बूढ़े आदमी, जिसे जो कहते थे, को सम्मान देने के लिए अपनी मुट्ठी और हथेली को एक साथ मिलाकर प्रणाम किया। वह तेजी से उस बैंगनी तंबू से बाहर निकल गया। जिस पल वह तंबू से बाहर निकला, उसके शरीर की रूपरेखा धुंधली हो गई। वह एक सफेद कोहरे में बदल गया और आसमान की ओर ऊपर उठ गया। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। दिन का उजाला लगभग हो चुका था। चौक से कुछ दूरी पर फैले विशाल मैदानों में एक बहुत बड़ा कबीला बसा हुआ था। इस कबीले का आकार लगभग एक शहर जितना बड़ा था। ये कबीला डार्क माउंटेन कबीले के आकार के 6 अन्य कबीलों से घिरा हुआ था। ठीक बीचों बीच पत्थर और मिट्टी से बना एक विशाल शहर मौजूद था। वह शहर इतना शानदार दिख रहा था मानो कोई विशालकाय जानवर धरती पर उतर आया हो। शहर के भीतर रहने वाले नागरिकों की संख्या ही हजारों से ज्यादा थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे डार्क माउंटेन कबीला कभी भी जीतने की उम्मीद कर सकता। आसपास के 6 कबीले इस शहर से जुड़े हुए थे। उनमें से कुछ को विंड स्ट्रीम कबीले ने जीतकर अपने अधीन कर लिया था, जबकि कुछ ने तब इस कबीले की शरण ली थी जब उन पर कोई विपत्ति आन पड़ी थी। इस तरह वे विंड स्ट्रीम कबीले का हिस्सा बन गए थे। विंड स्ट्रीम कबीला मध्यम आकार का कबीला था, लेकिन मध्यम आकार के कबीलों की श्रेणी में भी इसे कमजोर ही माना जाता था। आखिर डार्क माउंटेन दुनिया के एक काफी पिछड़े और ग्रामीण इलाके में स्थित था, लेकिन ठीक इसी वजह से विंड स्ट्रीम कबीला पूरे इलाके पर राज कर पाता था और कई छोटे छोटे कबीलों द्वारा दी जाने वाली भेंट कर को स्वीकार करता था। डार्क माउंटेन क्षेत्र में यह एकमात्र ऐसा कबीला भी था जिसे उच्च वर्ग के बरसकर कबीले के सदस्यों से संपर्क करने का अधिकार प्राप्त था। जैसे ही सूरज की किरणें आसमान में फैलने लगी, एक सफेद कोहरा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह कोहरा शहर के बाहर आकर इकट्ठा हुआ और एक सफेद वस्त्रधारी बूढ़े आदमी के रूप में बदल गया। वह बूढ़ा आदमी बेहद गंभीर मुद्रा में था और वह तुरंत शहर के भीतर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात विंड स्ट्रीम कबीले के अन्य सदस्यों से हुई। वे सभी रुककर अत्यंत सम्मान के साथ उसके सामने सिर झुकाते थे। शहर के ठीक बीचों बीच एक पूरी तरह से काला वेदी स्थल अल्तार बना हुआ था।
ये वेदी पंचभुज के आकार में बनाई गई थी और इसकी ऊंचाई 100 फीट थी। इस वेदी पर एक पक्षी का चित्र बना हुआ था। वह वेदी देखने में ऐसी लगती थी मानो उसे प्राचीन काल से ही यहाँ छोड़ दिया गया हो। सफेद वस्त्रधारी वह बूढ़ा आदमी अत्यंत श्रद्धाभाव से उस वेदी के ठीक नीचे आकर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों बाद वेदी के ऊपरी हिस्से से एक कोमल और शांत आवाज सुनाई दी। शी हाय, क्या बात है एल्डर, मैं झो रैन के चौक पर था और मैंने एक ऐसी दवा देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस जड़ी बूटी के असर अविश्वसनीय है। सफेद कपड़े पहने उस बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ओह, मुझे उसे देखने दो। वेदी के ऊपर से एक कोमल आवाज धीरे से आई। सफेद कपड़े पहने उस बुजुर्ग ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली से एक तेज रोशनी निकली। पलक झपकते ही वहां एक छोटी सी शीशी प्रकट हो गई। फिर मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उस छोटी शीशी को अपनी ओर खींच रही हो, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर वेदी की तरफ तैरने लगी। आसपास का इलाका एकदम शांत था। वहां बस हवा के गुजरने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। हवा के झोंकों से उस बुजुर्ग के कपड़े फड़फड़ा रहे थे। वह वहां एक मूर्ति की तरह एकदम स्थिर खड़ा रहा और चुपचाप इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वह कोमल आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें हैरानी का एक हल्का सा भाव छिपा था। इसमें सिर्फ एक सफेद कपड़े पहने उस बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया, मैंने पहले कभी ऐसी दवा नहीं देखी। इस दवा की बनावट मेरी समझ से बाहर है और यह साफ है कि इसे ज्यादा समय पहले नहीं बनाया गया है। इसे चौक तक कौन लाया? उस कोमल आवाज ने गंभीरता से पूछा। एक फॉलन बरसैरकर सफेद कपड़े पहने उस बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, उसे ढूंढो। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन सब का इस्तेमाल करके उसे ढूंढो। उससे कहो कि वह विंडस्ट्रीम ट्राइब में शामिल हो जाए और मैं यहाँ उसके साथ एक स्थायी मेहमान जैसा बर्ताव करूंगा। बूढ़े आदमी के आखिरी शब्द बोलते ही एक कोमल आवाज तुरंत सुनाई दी। सफेद कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और पूरी इज्जत के साथ उस आदेश का पालन किया। वह पहचान गया था कि वह दवा कोई साधारण चीज नहीं थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एल्डर उस व्यक्ति को विंडस्ट्रीम ट्राइब में एक स्थायी मेहमान के तौर पर बुलाएंगे। एक स्थायी मेहमान को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी। ट्राइब के मुखिया, एल्डर और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग स्थायी मेहमानों को ट्राइब के दूसरे नेताओं जितनी ही अहमियत देते थे। जैसे ही सफेद कपड़े पहने वह बूढ़ा आदमी वहां से गया, उसने तुरंत पूरी विंडस्ट्रीम ट्राइब को एल्डर के आदेशों का पालन करने का हुक्म दिया। उसने फॉलन बरसैरकर को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया था। जहां तक सू मिंग की बात है, उसने अभी अभी डार्क माउंटेन ट्राइब में अपने घर पर एक फैसला लिया था। इसलिए दूसरे दिन सुबह सुबह वह अकेला ही ट्राइब छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। फिर वह ब्लैक फ्लेम माउंटेन की तरफ दौड़ने लगा। सू मिंग बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल के रास्ते आगे बढ़ता गया। ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी रफ्तार और फुर्ती इतनी बढ़ गई थी कि पूरी रफ्तार से दौड़ने पर तो लेई चेन के लिए भी उसके साथ कदम मिलाना मुश्किल हो जाता था। जैसे जैसे वह जंगल में दौड़ता गया, उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ होने की वजह से उसकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ गई। दोपहर होते होते वह ब्लैक फ्लेम माउंटेन की तलहटी में पहुंच चुका था। वह ब्लैक फ्लेम माउंटेन पर चढ़कर उस गुफा में गया जिसका इस्तेमाल वह जड़ी बूटियों को शुद्ध करने के लिए करता था। सू मिंग ने अपनी टोकरी जमीन पर रख दी। उस टोकरी में बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं जिन्हें उसने शुद्ध करने के मकसद से ही इकट्ठा किया था। शाओ होंग उस गुफा में मौजूद नहीं था। शायद वह कहीं बाहर खेलने के लिए गया हुआ था। सू मिंग ने गुफा के चारों ओर एक नजर डाली। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि आसपास कुछ भी असामान्य नहीं है, तो वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने शरीर में रक्त संचार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया, जब तक कि उसके शरीर पर मौजूद 10 रक्त शिराएं, ब्लड वेन्स पूरी तरह से चमकने नहीं लगी और उसका शरीर अपनी सबसे बेहतरीन अवस्था में नहीं पहुंच गया। यहां तक कि 11वीं रक्त शिरा के भी उभरने के हल्के फुल्के संकेत दिखाई देने लगे थे, जिसकी मदद से सू मिंग ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता था। एल्डर ने मुझे सही मायने में जागृत अवेकन होने में मदद की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जल्द ही तीसरा स्तर। तब से ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे अंदर काफी खून है। प्राचीन बरसकर आर्ट सचमुच कमाल की है। सू मिंग ने अपनी आंखें खोली और उसके शरीर से रिसते हुए काले पदार्थ का दृश्य उसके मन में कौंध गया। बेहतर होगा कि मैं अभी और गोलियां बनाना छोड़ दूं और दूसरे स्तर को पार कर लूं।
सू मिंग को फैसला लेने में बस एक पल लगा। उसने अपनी छाती से वह स्काई स्टोन निकाला जिसे उसने कुछ दिन पहले लूटा था। उसने जड़ी बूटी को देखा, एक स्कैटरिंग डस्ट गोली ने ली, फिर उस जड़ी बूटी से एक पत्ता तोड़ा और उसे भी निगल लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से ध्यान में बैठ गया। कुछ ही देर में सुमिंग का शरीर पसीने से भीग गया और उसके चारों ओर खून जैसी लाल रोशनी फैल गई। 11वीं रक्तशिरा पूरी तरह से उभरने के संकेत देने लगी। कुछ घंटों बाद सुमिंग के पूरे शरीर में एक दबी हुई सी आवाज गूंजी और 11वीं रक्तशिरा पूरी तरह से प्रकट हो गई। सुमिंग के शरीर से तुरंत ही चीख चीख की कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। सुमिंग ने अपनी आंखें खोली, जो अब जोर से चमक रही थी। रक्त जमाव क्षेत्र, ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म का तीसरा स्तर। वह खड़ा हो गया, उसका चेहरा उत्साह से दमक रहा था। अपने अंगों की सुन्नता दूर करने के लिए शरीर को थोड़ा हिलाने डुलाने के बाद उसने जड़ी बूटियां बाहर निकाली। उसने अपनी यादों में मौजूद विधियों के अनुसार माउंटेन स्पिरिट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सुमिंग अब उतना अनजान नहीं था जितना वह कुछ महीने पहले था। वह जड़ी बूटियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया से पहले ही परिचित था और गुफा के अंदर आग को नियंत्रित करने में तो वह और भी ज्यादा माहिर हो चुका था। जैसे जैसे गुफा के अंदर का तापमान बढ़ा, सुमिंग ने अपने कपड़े उतार दिए और पत्थर के बने बड़े कड़ाहे के पास अर्धनग्न अवस्था में खड़ा हो गया। कभी वह किसी जड़ी बूटी को अपनी नाक के पास ले जाता तो कभी वह जड़ी बूटियों को मसलकर कड़ाहे में डाल देता। समय बीतता गया, आसमान धीरे धीरे गहराने लगा। जंगल और पहाड़ों पर भी सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि पक्षियों और जानवरों की आवाजें भी दबी हुई फुसफुसाहट में बदल गईं। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा गहराया, चांद ऊपर चढ़ आया, लेकिन उस रात का चांद बाकी रातों के चांद से अलग था। उसका रंग इतना गहरा लाल था, मानो आसमान में खून जैसा लाल चांद निकला हो। इस विचित्र दृश्य ने तुरंत ही पूरे भूभाग को एक अजीब से माहौल में लपेट लिया। यह खास तौर पर डार्क माउंटेन के आसपास के इलाके में पक्षियों और जानवरों की आवाजें पूरी तरह से गायब हो गई थीं। वहां से हल्की सी भी सरसराहट नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आवाज निकालने की भी हिम्मत न हो। ब्लैक फ्लेम माउंटेन के नीचे जंगल में एक लाल परछाई तेजी से गुजरी। ये वही छोटा बंदर था। उस पल उसकी नजरें गंभीर और चौकस थीं। वह कभी कभी लाल चांद की ओर देखता और उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई देती। जैसे जैसे वह आगे भागा, वह हिचकिचाया। उसे अभी भी नहीं पता था कि सुमिंग लौट आया है। उसने अपनी दिशा बदल ली और अब ब्लैक फ्लेम माउंटेन की ओर नहीं भागा। इसके बजाय वह जंगल में कहीं छिप गया। जैसे जैसे आसमान और गहरा होता गया, चांद का लाल रंग और भी ज्यादा चमकने लगा। जब आधी रात हुई तो ऐसा लगा मानो पूरा डार्क माउंटेन खून में रंग गया हो। ठीक उसी पल डार्क माउंटेन के अंदर से एक कमजोर चीख सुनाई दी। समय बीतने के साथ वह चीख और तेज होती गई और आखिरकार इतनी तेज हो गई कि डार्क माउंटेन से भी बाहर तक सुनाई देने लगी। वह चीख अंतहीन नफरत से भरी हुई लग रही थी। जिसने भी उसे सुना वह डर से कांप उठा। वह एक ऐसी चीख थी जो रूह को कंपा देने वाली थी। अगर कोई उसे लंबे समय तक सुनता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसका खून खौल रहा हो। इसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। वह चीख आसमान में गूंज रही थी, मानो वह उस खून जैसे लाल चांद का ही प्रतिबिंब हो। इसने डार्क माउंटेन को रहस्य के घेरे में डाल दिया था। उस रात डार्क माउंटेन के आसपास के तीनों कबीले चौकन्ने हो गए। डार्क माउंटेन कबीले के आम सदस्य कबीले के अंदर मौजूद बरसकाज योद्धाओं की सुरक्षा में अपने अपने घरों को लौट गए। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि जब तक बेहद जरूरी न हो, वे अपने घरों से बाहर न निकले। कबीले के मुखिया ने भी कबीले की सुरक्षा के लिए बरसकर्स की कमान खुद अपने हाथों में ले ली थी। कबीले का बुजुर्ग एल्डर कबीले की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा था। यह एक विशाल लकड़ी का मंच था। उसके हाथों में काले रंग की हड्डी से बनी एक छड़ी थी। जब उसने दूर तक नजर दौड़ाई तो उसकी आंखों में चिंता की हल्की सी झलक दिखाई दी। उसे पहले ही महसूस हो गया था कि सुमिंग कबीला छोड़कर चला गया है, लेकिन उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ब्लड मून, खूनी चांद जो आमतौर पर हर 3 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, ठीक उसी रात दिखाई देगा। यह पिछली बार ब्लड मून के दिखाई देने के समय से कई महीने पहले ही घटित हो गया था। इस अजीबोगरीब घटना ने उसे हैरान और भयभीत कर दिया था। आग लगा 2। काफी देर बाद बुजुर्ग ने आदेश दिया। तुरंत ही विशाल लकड़ी के मंच के चारों ओर खड़े कबीले के सदस्यों ने मशालें निकाली और उन्हें मंच के नीचे रख दिया। उन मशालों की वजह से वह मंच धू धू करके जलने लगा। मंच पर मौजूद बुजुर्ग ऐसे लग रहे थे मानो वे आग के दरिया में फंस गए हों, लेकिन वे शांत थे और एक अजीब भाषा में मंत्रों का जाप कर रहे थे।
डार्क माउंटेन कबीला ही अकेला ऐसा नहीं था जिसने ऐसा किया। ठीक उसी समय डार्क माउंटेन कबीले से दूसरी दिशा में डार्क ड्रैगन कबीले में भी ठीक वैसा ही हुआ। डार्क ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने एक ढीला ढाला चोगा पहना हुआ था। बुजुर्ग के बाल भी खुले हुए थे। ये बताना मुश्किल था कि बुजुर्ग कोई पुरुष थे या स्त्री। बुजुर्ग के हाथों में एक अजीब, एक सींग वाले जानवर की खोपड़ी थी। बुजुर्ग ने उसे ऊंचा उठाया और उनके होठों से एक तीखी चीख निकली। डार्क ड्रैगन कबीले के सदस्यों के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वह आसमान में चमकते खून जैसे लाल चांद को देख रही थी। वह लड़की बाइलिंग थी। वह डरी हुई थी। उसने वेदी पर बैठे कबीले के मुखिया और कबीले के अन्य सदस्यों को देखा, जिनके चेहरे भी भय से पीले पड़ गए थे। खून का चांद हर 3 साल में एक बार ही दिखाई देता है, और वह भी डार्क माउंटेन पर सारी बर्फ पिघलने के बाद ही। तब बलि देने के लिए पर्याप्त जंगली जानवर होते हैं, जिससे हम आपदाओं को रोक सकते हैं। लेकिन अब यह बहुत जल्दी आ गया है। यह बाइलिंग ने अपने होंठ काटे और चारों ओर देखा, मानो वह और भी डरी हुई थी। सु मिंग आग की गुफा में औषधि बनाने और उसे परिष्कृत करने में मग्न था। वह पसीने से तरबतर था, पत्थर के कड़ाहे को ध्यान से देख रहा था और आवश्यकतानुसार आग का तापमान समायोजित कर रहा था। बहुत जल्द कड़ाहे के अंदर एक धीमी सी आवाज आई। सु मिंग कड़वाहट से हंसा और अपने माथे से पसीना पोंछा। वह जानता था कि वह एक बार फिर असफल हो गया है। पर्वत आत्मा बनाना धूल बिखेरने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। सु मिंग ने सिर हिलाया और कड़ाही खोली। उसमें से तीखी सुगंध वाला हरा धुआं निकला। उसने आह भरी। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसे अपने शरीर में ऊर्जा का उबाल महसूस हुआ, मानो उसने उस पर नियंत्रण खो दिया हो। वह आश्चर्यचकित होकर भौहें सिकुड़ी। उसने चारों ओर देखा कि आखिर ऐसा बदलाव किस कारण से हुआ होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। यह अजीब है। सु मिंग ने अपना सिर खुजाया। वह कुछ देर रुका और फिर पर्वत आत्मा बनाने का प्रयास जारी रखा। उसी समय डार्क माउंटेन के दूसरी ओर, जहां ब्लैक माउंटेन जनजाति स्थित थी, जनजाति के सदस्य भी चांद को देख रहे थे। हालांकि उनके भाव डार्क माउंटेन जनजाति और डार्क ड्रैगन जनजाति से भिन्न थे। अन्य दो जनजातियों के विपरीत, उनकी आंखों में भय और रक्तपिपासा भरी हुई थी। उनके होठों से दहाड़ें निकली। केवल बरसेरकर ही नहीं दहाड़ रहे थे, जनजाति के आम सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। उनकी चीखें धीरे धीरे एक हो गईं और एक विशाल, गर्जना करती लहर में बदल गईं। भीड़ के बीचों बीच कई लाल पत्थरों से बनी एक छोटी पहाड़ी थी। उस छोटी पहाड़ी पर काले वस्त्र पहने एक दुबला पतला बूढ़ा बैठा था। खून जैसे लाल चांद को घूरते हुए बूढ़े की आंखें ठंडी थीं। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। प्राचीन काल से ही फायर बरसरकर कबीला धरती पर घूमता रहा है। इस कबीले के पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे धरती कांप उठती थी। वे स्वर्ग और धरती की सारी आग को नियंत्रित करते थे। अगर वे गुस्सा हो जाते, तो वे स्वर्ग को भी जलाकर राख कर सकते थे और खुद देवता बन सकते थे। उनका नाम इतनी दूर दूर तक फैल गया था कि जो लोग बरसरकर कबीले के नहीं थे, वे भी उनसे डरते थे। उन्हें 8 महान बरसरकर कबीलों में से एक के रूप में जाना जाता था। उस दुबले पतले बूढ़े आदमी ने भारी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया के सभी लोगों से बात कर रहा हो। लेकिन क्योंकि कबीला स्वर्ग से एक जादुई चीज चुराना चाहता था, इसलिए बरसरकरों के देवता ने उन्हें सजा दी। 9 दिन और 9 रातों के बाद पूरे फायर बरसरकर कबीले का विनाश हो गया, सिवाय उन बरसरकरों के जिनके पास बरसरकर शरीर था। जिन लोगों के पास बरसरकर शरीर नहीं था, वे सब जिंदा जला दिए गए और उनकी आत्माएं बिखर गईं। जब फायर बरसरकर कबीले पर इतनी बड़ी आफत आई, तब भी कबीले के अंदर मौजूद बरसरकर नहीं मरे। वे बरसरकरों के देवता के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे और खुद देवता बनना चाहते थे। बरसरकरों के देवता ने अपनी सजा सुनाई। जैसे ही वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे कबीले का विनाश करने ही वाला था, फायर बरसरकर कबीले के मुखिया ने बरसरकरों के देवता से लड़ाई की। उस लड़ाई से स्वर्ग कांप उठा। फायर बरसरकर कबीले का मुखिया लड़ाई में मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसा प्रतिबंधित मंत्र पढ़ा जिससे बरसरकरों का देवता भी डर गया। उस मंत्र की मदद से वह फायर बरसरकर कबीले के उन सभी सदस्यों को अमरता दे पाया जो अभी तक नहीं मरे थे। उस दुबले पतले बूढ़े आदमी की आंखों में विस्मय झलक रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और तुरंत ही एक काली धुंध ने उसके झुर्रियों वाले हाथ को घेर लिया और एक डरावनी आत्मा का रूप ले लिया। लेकिन उसने एक गलती कर दी। हो सकता है कि उसने फायर बरसरकर कबीले के सभी बरसरकरों को अमरता दिला दी हो, लेकिन बरसरकरों के देवता ने सृष्टि की शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी से उनके भौतिक शरीर छीन लिए।
वे सब रक्त चंद्रमा के पंख, विंग्स ऑफ द ब्लड मून बन गए। तब से वे ऐसे जीव बन गए जो अब रोशनी नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपनी अंतरात्मा खो दी और चांद के पंख बन गए, जो खून के प्यासे थे। उनका रोष, नफरत, गुस्सा और उदासी एक भयानक द्वेष में बदल गया है, जो हर 3 साल में एक बार चांद को लाल कर देता है। जब चांद खून से रंग जाएगा तो वे एक बार फिर लौट आएंगे। आज रात मैं ब्लैक माउंटेन कबीले का एल्डर बुजुर्ग बीतू तुम्हारी मदद करूंगा। उस दुबले पतले बुजुर्ग ने एक रहस्यमयी हंसी हंसते हुए अपनी जबान काट ली। जैसे ही उसने अपने मुंह से ताजा खून थूका, उसके पैरों के नीचे मौजूद खून जैसे लाल पत्थर फट गए और हवा में तैरने लगे। डार्क माउंटेन कबीले का एल्डर बीतू भी हवा में ऊपर उठ गया। उसने अपनी बाहें फैला दी। उसकी आंखें पागलपन और जोश से भरी हुई थीं। लाल पत्थर हवा में तेजी से घूमने लगे और उन्होंने मिलकर एक विशाल आकृति बना ली। वह आकृति गोलाकार थी और इसके अंदर एक आधा चांद बना हुआ था। पूरी चीज खूनी लाल रंग की थी। चांद के पंखों, जागो, अपनी लंबी नींद से जागो और बाहर आओ। बीतू ने अपने मुंह से ताजा खून का एक और घूंट थूका, जो तुरंत खूनी धुंध में बदल गया और आसमान में बनी उस विशाल तस्वीर में समा गया। तस्वीर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आए और वह अचानक फट गई। वह लाल धुंध के एक बड़े बादल में बदल गई, जो लहरों की तरह अपने आसपास फैल गई। ठीक उसी पल पूरा डार्क माउंटेन, अंधेरा पहाड़ कांप उठा। ये कंपन साफ महसूस किया जा सकता था, मानो जमीन हिल रही हो और पहाड़ थरथरा रहे हो। इन झटकों से डार्क माउंटेन कबीले और डार्क ड्रैगन कबीले में अफरा तफरी मच गई। सू मिंग, जो ब्लैक फ्लेम माउंटेन, काले शोले वाले पहाड़ की गुफा के अंदर था, उसने भी इन झटकों को महसूस किया। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। जब पहाड़ हिल रहा था तो उसने गुफा के और भी गहरे हिस्सों से आती हुई एक हल्की गड़गड़ाहट भी सुनी। वह वहीं जम गया और तुरंत अपनी सारी हलचल रोक दी। वह कुछ कदम पीछे हटा और गुफा के निकास द्वार से बाहर निकला। जब वह गुफा से बाहर निकला तो हैरानी के मारे उसकी सांसें थम सी गईं। ठीक उसकी आंखों के सामने आसमान में खूनी चांद, ब्लड मून, लटका हुआ था। खूनी चांद। सू मिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ठीक उसी पल ब्लैक फ्लेम माउंटेन के अंदर से खून की एक तेज दुर्गंध आने लगी। सू मिंग ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह खूनी चांद के संकेतों को अच्छी तरह समझता था और उसके प्रकट होने से पहले ही उसने दिनों की गिनती भी कर ली थी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी प्रकट हो जाएगा। वह तुरंत पलटा और रेंगते हुए वापस गुफा के अंदर चला गया। वह जानता था कि एक बार बाहर निकलने के बाद उसे छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। उसके पास कबीले में वापस जाने का भी समय नहीं था। गुफा में वापस पहुंचते ही उसने तुरंत अपना सींग हॉन्ड निकाला और तेजी से अपने बगल वाली दीवार को काटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उस पर पागलपन सवार हो गया हो। गुफा के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज और भी साफ होती जा रही थी, और उस गड़गड़ाहट के बीच कुछ और आवाजों के संकेत भी सुनाई दे रहे थे। सू मिंग की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। खुशकिस्मती से वह उस जगह से अच्छी तरह परिचित था और उसका सींग बेहद तेज धार वाला था। कुछ ही देर में उसने दीवार में एक छोटा सा छेद बना लिया और तुरंत उसके अंदर रेंगते हुए घुस गया। फिर सू मिंग ने उस छेद के मुहाने को उन पत्थरों से बंद कर दिया, जो दीवार काटते समय नीचे गिरे थे। छेद से निकलने वाली तेज गर्मी की भी उसने जरा परवाह नहीं की। जिस पल वह उस छेद में रेंग कर घुसा, गुफा के अंदर से लाल धुंध का एक झोंका तेजी से बाहर निकला। जैसे ही उस धुंध ने पूरी गुफा को भर दिया, वह एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ सुरंग से बाहर निकल गई। सू मिंग ने उस आवाज को साफ साफ सुना। खूनी चांद की रोशनी में डार्क माउंटेन की पांचों चोटियां ज्वालामुखी की तरह फटती हुई दिखाई दी। गड़गड़ाहट से आसमान कांप उठा और चोटियों से भारी मात्रा में लाल धुंध बाहर निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये धुंध डार्क माउंटेन की पांचों चोटियों के अंदर समय की शुरुआत से ही मौजूद थी। जैसे ही ये पहाड़ों से बाहर निकली, धुंध ने तुरंत पूरे आसमान को ढक लिया। डार्क ड्रैगन माउंटेन से निकलने वाली धुंध पहाड़ की दरारों से रिस रिस कर बाहर आ रही थी। कुछ धुंध तो उस जगह से भी बाहर निकली जहां से सू मिंग को डार्क ड्रैगन की लार मिली थी। अगर सू मिंग ध्यान से देखता तो उससे पता चलता कि जिन जगहों से डार्क ड्रैगन इतने सालों तक उसका पीछा करते हुए भी कोसों दूर भागते थे, ठीक उन्हीं जगहों पर लाल धुंध सबसे ज्यादा घनी थी। बाकी पहाड़ भी डार्क ड्रैगन माउंटेन जैसे ही थे, खासकर ब्लैक फ्लेम माउंटेन। उस पहाड़ से जितनी धुंध बाहर निकली, वह सचमुच चौंका देने वाली थी। जैसे जैसे धुंध चारों ओर फैली, एक भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी।
उस भिनभिनाहट के साथ साथ बहुत सारे पंखों के फड़फड़ाने की आवाजें भी मिली हुई थीं, जिससे मौत का एक ऐसा भयानक संगीत पैदा हो रहा था, जिसे सुनकर सुनने वाले हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि धुंध के साथ साथ पांचों चोटियों से लाल रंग की परछाइयां भी बाहर निकल रही थीं। आसमान में जोरदार और तीखी दहाड़ें भी गूंज रही थीं। ये लाल परछाइयां असल में अजीबोगरीब जानवर थे, जिनमें से हर एक के पास पंखों का एक जोड़ा और लाल आंखें थीं। वे आकार में हथेली जितने बड़े थे और उनके 6 पैर थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, जो पागलपन और खून की प्यास से भरे हुए थे। ये थे चांद के पंख, विंग्स ऑफ द मून। चांद के पंखों की संख्या कम से कम हजारों में थी। उन्होंने पूरे आसमान को इस तरह ढक लिया था कि आसमान पूरी तरह से लाल रंग का दिखाई देने लगा। जैसे ही उन्होंने चीखना शुरू किया, वे तेजी से ब्लैक माउंटेन कबीले, डार्क माउंटेन कबीले, डार्क ड्रैगन कबीले और जंगल की उन सभी जगहों की ओर लपके जहां जंगली जानवर रहते थे। उनके अंदर किसी भी तरह की चेतना या विवेक नहीं था। वे सिर्फ बदले की भावना और खून की प्यास से प्रेरित थे। उन्हें सिर्फ मारना और ताजा खून पीना आता था, खासकर बरसकर कबीले के सदस्यों का खून। इस खून की प्यास ने उनके पागलपन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। असल में वे कभी कभी जंगली जानवरों का शिकार करना छोड़कर सीधे बरसेरकर कबीलों पर हमला कर देते थे। डार्क माउंटेन कबीले में अफरा तफरी मच गई। हवा में दहशत से भरी चीखें गूंज रही थी। चेन शिन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने पास खड़ी बेई लिंग को कसकर पकड़ रखा था। बेई लिंग का चेहरा भी पीला पड़ गया था। ले चेन कुछ आगे खड़ा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सू मिंग को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे बस्ती के लोगों के बीच सू मिंग कहीं दिखाई नहीं दिया। अपने दोस्त की चिंता में डूबा हुआ वह आसमान में दिख रहे नजारे को देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गया। कबीले के जो आम सदस्य दहशत में थे, वे कबीले के बरसकर्स ने उन्हें चुप करा दिया। धीरे धीरे कबीले के सभी लोगों की नजरें जलते हुए लकड़ी के स्टेज और आसमान की तरफ देख रहे आदमी पर टिक गईं। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन आग की वजह से वे देख नहीं पा रहे थे। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई थीं। उसने लाल धुंध देखी और दूर से आती पागलों जैसी चीखें सुनी। ये कैसे हो सकता है? न सिर्फ ब्लड मून पहले दिख गया, बल्कि चांद के पंख भी बढ़ गए हैं। पिछली बार तो वे सिर्फ हजारों में थे। उसने तेज सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया, कबीले के आम लोगों, छिप जाओ। बरसेकर्स, हमारे पास जो भी मीट है, उसे निकालो। उन्हें काटो और मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। बुजुर्ग का शरीर थोड़ा कांपा। उसने अपना सिर नीचे किया। उसने अपने कबीले के लोगों को देखा और आंखें बंद कर ली। डार्क ड्रैगन कबीले में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही बायलिंग और कबीले के दूसरे लोगों ने बुजुर्ग का ऑर्डर सुना, उनकी आंखों में डर और बढ़ गया। वह 9 साल पहले जो हुआ उसे कभी नहीं भूलेगी। जब वह बच्ची थी, तो उसने अपनी आंखों के सामने अपने खेलने वाले दोस्त को कई विंग्स ऑफ द मून से छीनते हुए देखा था। वह रोते चिल्लाते धुंध में गायब हो गया। जैसे ही उसे डार्क माउंटेन में घसीटा गया, सिर्फ एक धीमी और दर्दनाक मौत उसका इंतजार कर रही थी। खून जैसा लाल चांद आसमान में धुंध से ढक जाने के कारण एक धुंधली परछाई बन गया। हालांकि धुंध में सीटी बजाती परछाइयां पास आ रही थीं। बड़ी संख्या में विंग्स ऑफ द मून 3 ग्रुप में बढ़ गए और अपने पास के 3 कबीलों की ओर तेजी से बढ़े। डार्क माउंटेन कबीले में बुजुर्ग आसमान की ओर देख रहा था। जैसे ही विंग्स ऑफ द मून दिखाई दिया, उसने अपने दाहिने हाथ में हड्डी की छड़ी घुमाई। उसके नीचे आग की एक झील फैल गई और पूरे कबीले को ढक लिया, लेकिन आग की झील ने किसी भी घर को नहीं जलाया। ऐसा लग रहा था जैसे कबीले को एक भ्रम ने घेर लिया हो। मांस फेंको, बुजुर्ग गुर्राया। तुरंत ही कबीले की बस्ती में डरे हुए बरसेकर्स ने एक खून से लथपथ जीव को आसमान की तरफ फेंक दिया। जिस पल डार्क माउंटेन ट्राइब के मुखिया ने गुर्राया, एक लाल धुंध फैल गई और आसमान में चमकते खून जैसे लाल चांद को ढक लिया। विंग्स ऑफ द मून के झुंड चीखते हुए उस धुंध से तेजी से गुजरे और डार्क माउंटेन ट्राइब के ऊपर के पूरे आसमान को घेर लिया। उनकी तीखी दहाड़ों ने जमीन पर मौजूद बाकी सभी आवाजों को दबा दिया। उस रात सिर्फ यही एक आवाज सुनाई दे रही थी। कबीले के सदस्यों ने खून से लथपथ दर्जनों जानवरों को हवा में उछाल दिया। जमीन पर वापस गिरने से पहले ही विंग्स ऑफ द मून ने उन्हें तुरंत घेर लिया। वे उन पर खून से भरे बादलों की तरह टूट पड़े। चीख पुकार के बीच जानवरों के शरीर पूरी तरह से विंग्स ऑफ द मून से ढक गए और उनके मांस में उन जीवों के नुकीले दांत गड़ गए। पलक झपकते ही वे सूखे हुए कंकालों में बदल गए। उनका खून और उनके जीवित शरीर, सब कुछ विंग्स ऑफ द मून ने चट कर लिया। उनके शरीर में अब सिर्फ चमड़ी और हड्डियां ही बची थीं। वे धड़ाम से जमीन पर गिरे और मरने से पहले कुछ देर तक बेबसी में तड़पते रहे।
आसमान में मौजूद अनगिनत विंग्स ऑफ द मून में से कुछ ने तो हवा में उछाले गए जानवरों पर ध्यान भी नहीं दिया। वे सीधे कबीले के सदस्यों की तरफ झपटे। उनकी आंखों में क्रूरता और खून की प्यास साफ झलक रही थी। उनका निशाना कबीले के भीतर मौजूद बरसर्कर्स योद्धा थे। चीखें, रोने की आवाजें और दहाड़ें आपस में टकरा रही थीं। उस अजीबोगरीब रात में ये आवाजें विंग्स ऑफ द मून की चीखों के साथ गूंज रही थीं। पूरे कबीले को घेरे हुए आग की झील एक मजबूत दीवार की तरह काम कर रही थी। जब भी कोई विंग्स ऑफ द मून उस कबीले के करीब आता तो आग की वजह से वह चीखता हुआ पीछे हट जाता। ऐसा लग रहा था कि यह आग, जो कबीले के घरों को भी नहीं जला पा रही थी, असल में इन जीवों को जानलेवा नुकसान पहुंचा सकती थी। फिर से मुखिया आग की झील के बीच खड़ा था और उसने गंभीर नजरों से आसमान की तरफ देखा। डर के मारे कांपते हुए कबीले के और भी सदस्यों ने तुरंत और भी ज्यादा जानवरों को हवा में उछाल दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे आसमान में मौजूद उन पागल हो चुके विंग्स ऑफ द मून को खाना खिला रहे हो या उनकी बलि चढ़ा रहे हो। समय बीतता गया। सर्दियों के लिए जमा करके रखे गए सभी जानवर अब विंग्स ऑफ द मून का निवाला बन चुके थे और मम्मी की तरह सूखकर जमीन पर गिर रहे थे। खून की प्यास से पागल होकर वे जीव अब आसमान से नीचे की तरफ झपटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे आग की झील को तोड़कर नीचे कबीले पर उतरने की कोशिश कर रहे हों, ताकि वे बरसर्कर्स का खून पी सकें। बुजुर्ग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और आग की झील एक विशाल भंवर में बदल गई, जो आसमान में तेजी से घूमने लगा। वह आसमान में विंग्स ऑफ द मून का अकेले ही सामना कर रहा था। उसी समय कबीले की तरफ से तीर पर तीर आग की झील को भेदते हुए आसमान की ओर उड़े, ताकि वे विंग्स ऑफ द मून से लड़ सकें। विंग्स ऑफ द मून के लिए, जो लगभग अमर थे, इस तरह की चोटें कोई मायने नहीं रखती थी। उनके फड़फड़ाते पंख और तीखी चीखें डार्क माउंटेन कबीले के लोगों में दहशत फैला रही थी। कुछ ही देर में कुछ विंग्स ऑफ द मून आग की झील को तोड़कर कबीले के अंदर घुस आए, जिससे डार्क माउंटेन कबीले में अफरा तफरी मच गई। डार्क ड्रैगन कबीले में भी ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन ब्लैक माउंटेन कबीले में एक अजीब नजारा देखने को मिला। कबीले के सभी सदस्य जमीन पर साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में लेट गए और बिल्कुल शांत हो गए। आसमान की ओर देखते हुए ब्लैक माउंटेन कबीले के बुजुर्ग बीतू ने अपनी दोनों बाहें पूरी तरह फैला दी। आसमान की ओर घूरते हुए और मंत्रों का जाप करते हुए उसका चेहरा एक अजीब से जुनून और दीवानगी से भरा लग रहा था। कई सारे विंग्स ऑफ द मून उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनमें से बहुत सारे तो उसके शरीर पर ही चिपक गए थे। उनके नुकीले दांत उसके मांस में गहरे धंस गए और वे उसका खून पीने लगे। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बीतू को दर्द का कोई एहसास ही न हो। उसने कोई विरोध नहीं किया, इसके विपरीत उसके चेहरे पर वह पागलपन भरा जुनून और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे खून बहने की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ता गया, वह अजीब सा मंत्र और भी जोर से सुनाई देने लगा। मैं अपना खून तुम्हें समर्पित करता हूँ, हे प्राचीन फायर बरसर्कर्स कबीले। तुमने अमरता प्राप्त कर ली है और अब तुम विंग्स ऑफ द मून बन चुके हो। तुम बरसर्कर्स के खून का भोग लगाते हो और अब मैं फायर बरसर्कर्स का खून अपनी रगों में समाहित करूंगा। दी हे होंगला डोंग। बीतू ने आसमान की ओर देखते हुए जोरदार गर्जना की और तुरंत ही उसके शरीर से एक तीखी काली रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही वह काली रोशनी उसके शरीर से बाहर फैली, उसके शरीर पर चिपके विंग्स ऑफ द मून चीखने लगे। उनके शरीर सिकुड़ने लगे और उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। कुछ ही पलों में वे बीतू के शरीर से नीचे गिर पड़े, क्योंकि उनमें जीवन का कोई भी लक्षण बाकी नहीं बचा था। इस घटना ने बाकी विंग्स ऑफ द मून को और भी ज्यादा हिंसक और बेकाबू बना दिया। ये प्रक्रिया फिर से दोहराई गई। विंग्स ऑफ द मून से भारी मात्रा में खून बीतू ने सोख लिया। उसका शरीर तेजी से फूलने लगा और उसके शरीर से चीख चीख की एक जबरदस्त शक्ति बाहर निकली। जिस पल उन्हें चीख की मौजूदगी का एहसास हुआ, न सिर्फ विंग्स ऑफ द मून और भी ज्यादा बेचैन हो उठे, बल्कि जो विंग्स डार्क माउंटेन ट्राइब और डार्क ड्रैगन ट्राइब की तरफ गए थे, उन्होंने भी अपनी दिशा बदल ली और ब्लैक माउंटेन ट्राइब की ओर उड़ चले। ब्लैक माउंटेन ट्राइब से ज्यादा दूर नहीं, एक व्यक्ति की आकृति खड़ी थी जो पूरी तरह से एक काले चोगे में लिपटी हुई थी। वह ब्लैक माउंटेन ट्राइब के उन सभी लोगों के बीच सबसे अलग नजर आ रहा था, जो जमीन पर साष्टांग लेटे हुए थे। उसने जो काला चोगा पहना हुआ था, वह भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उस इलाके के छोटे मोटे कबीलों में आसानी से मिल सके।
जब वह वहां खड़ा था तो उसने हवा में ब्लैक माउंटेन कबीले के एल्डर बुजुर्ग की ओर देखा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। मैंने तुम्हें विंग्स ऑफ द मून, चांद के पंख को बुलाने के लिए जरूरी मूनस्टोन, चांद के पत्थर खोजने का तरीका बताया। ये पंख फायर बर्जर कर्व से बने हैं। मैंने तुम्हें उन्हें बुलाने का तरीका भी सिखाया। मैंने तुम्हें ट्रांसेंडेंस दायरे, ट्रांसेंडेंस रेल्म तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता भी बताया। अब तुम्हारी सफलता पूरी तरह तुम पर निर्भर है। बाहर मची अफरा तफरी के मुकाबले सू मिंग गुफा के अंदर काफी हद तक सुरक्षित था। उसने गुफा के मुहाने पर रखे पत्थरों को हटाया और बाहर कूद गया। गर्मी की वजह से उसकी त्वचा पर कई जगह फफोले पड़ गए थे। उसके होंठ सूखकर फट गए थे और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह विंग्स ऑफ द मून के विश्राम स्थलों में से एक है। सू मिंग उस जगह को घूरे जा रहा था जहां गुफा के अंदर विंग्स ऑफ द मून प्रकट हुए थे। बचपन से ही उसने विंग्स ऑफ द मून के बारे में कई कहानियां सुनी थी और वह जानता था कि वे कितने भयानक हो सकते हैं। उन कहानियों में यह भी कहा जाता था कि वे लगभग अमर हैं। इस बात को याद करके सू मिंग की आंखें डर के मारे सिकुड़ गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद वह धीरे धीरे गुफा के मुहाने से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकलने की जगह के करीब पहुंचा, उसने तेजी से अपना सिर बाहर निकाला और चारों ओर देखा। ये नजारा देखकर वह हक्का बक्का रह गया। पूरा आसमान लाल धुंध से ढका हुआ था और अनगिनत विंग्स ऑफ द मून आसमान में चक्कर लगा रहे थे। उनकी दहाड़ों की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी। सू मिंग तुरंत वापस गुफा के अंदर चला गया। न जाने कबीले के साथ क्या हुआ होगा। अब मैं वापस नहीं जा सकता। अगर मैं अभी बाहर निकला तो विंग्स ऑफ द मून मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। सू मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह बहुत ज्यादा बेचैन था और कबीले को लेकर उसे गहरी चिंता हो रही थी। इसके बावजूद वह जानता था कि इस समस्या को हल करने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। उसने गुफा के अंदर उस जगह की ओर देखा जहां विंग्स ऑफ द मून प्रकट हुए थे। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। इस बार विंग्स ऑफ द मून की संख्या पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि गुफा के अंदरूनी हिस्से अब खाली हो चुके होंगे। सू मिंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ गया। जिस जगह वह प्यास बुझाने के लिए जाता था, उस जगह से आगे बढ़कर गुफा के अंदरूनी हिस्सों का निरीक्षण करने के बाद उसने फैसला किया, मुझे देखना ही चाहिए कि अंदर ऐसा क्या है जिसने विंग्स ऑफ द मून को इतने लंबे समय तक यहां रहने दिया। शायद मैं उनका रहस्य जान सकूं और बड़े को बता सकूं। इससे उन्हें कुछ मदद मिल सकती है। फिर सू मिंग गुफा के उन अंदरूनी हिस्सों की ओर दौड़ा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। यह अजीब था। गुफा आमतौर पर गर्म रहती थी। कई बार तो सू मिंग को ऐसा लगता था जैसे गर्म लहरें उस पर टकरा रही हो। लेकिन जैसे जैसे सू मिंग गुफा में और अंदर जाता गया, उसे अब कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे गुफा के अंदर से एक ठंडक महसूस हुई। जैसे जैसे सू मिंग और अंदर जाता गया, डार्क माउंटेन पर मौजूद तीनों कबीलों में एक बार फिर हलचल मच गई। विंग्स ऑफ द मून के सैकड़ों सदस्य डार्क माउंटेन कबीले की रक्षा करने वाली अग्नि झील में प्रवेश कर चुके थे। वे कबीले के सदस्यों की ओर झपटे और बरसेरकर से लड़ने लगे। बेई लिंग की आंखें ठंडी पड़ गईं जब उसने अपने पीछे खड़े चेन शिन की रक्षा की। उसके दाहिने हाथ से एक ठंडी लहर निकली जिससे उसके चारों ओर नुकीले बर्फीले टुकड़े बन गए। उसके शरीर पर कई घाव थे और खून बह रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और दूर एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बिना किसी झिझक के अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ पर रखे धनुष को उठाया। जैसे ही बेई लिंग ने धनुष उठाया, उसके भीतर एक प्रबल हत्यारा भाव जागृत हुआ। उसने अपने बाएं हाथ से धनुष खींचा और धनुष की नोक चमक उठी। तुरंत ही उनके चारों ओर की बर्फ धनुष की नोक पर जमा हो गई और उसने जिस दिशा में देखा था, उस दिशा में एक बर्फीला तीर चलाया। कुछ दूरी पर लेई चेन खून की प्यास से व्याकुल था। उसके शरीर पर चंद्रमा के कई पंख थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह पागलों की तरह उनमें से एक को पकड़कर काटने की कोशिश कर रहा था। तुम मेरा खून चूसना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा भी चूस लूंगा। जैसे ही वह अपने हाथ में पकड़े हुए चंद्रमा के पंखों को काटने ही वाला था, उसने देखा कि दर्जनों और पंख उसकी ओर उड़ रहे हैं। उसकी वर्तमान क्षमता के साथ इतने सारे पंखों से लड़ना उसके लिए नामुमकिन था। ठीक उसी पल हवा का एक ठंडा झोंका उसकी ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह ठंडी हवा आई, बर्फ और हिम से बना एक तीर जोरदार धमाके के साथ लेई चेन के ऊपर आकर फटा।
इसकी वजह से लेई चेन के ऊपर मौजूद मून के पंख विंग्स ऑफ द मून नीचे गिर गए और इस तरह वह बच गया। लेई चेन हैरान रह गया। उसने मुड़कर बेई लिंग की ओर देखा, जो बड़े ही शांत भाव से अपना धनुष एक तरफ रख रहा था। लेई चेन की आंखों में एक ऐसा भाव उभर आया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। डार्क माउंटेन ट्राइब के सरदार के शरीर से चीख चीख की शक्ति लहरों की तरह उमड़ रही थी। उसके हाथों में एक लंबा चांदी का भाला था। हर बार जब वह भाला फेंकता तो पूरे आसमान में चीखें गूंज उठती, ची की अनगिनत लहरें हवा से टकराती, जिससे मून के पंख चारों दिशाओं में बिखर जाते। इसके बावजूद नीचे की ओर तेजी से आते मून के पंखों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कबीले के कुछ आम सदस्य तो लगभग उन पंखों की चपेट में आने ही वाले थे। ठीक उसी पल उस बुजुर्ग ने अपनी चाल चली। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई हड्डी की छड़ी को जोर से घुमाया और पूरा का पूरा कबीला थर्रा उठा। एक मायावी दृश्य। हवा के बीचों बीच बर्ज़र्कर्स के देवता की एक विशाल मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति की आंखें क्रूरता से भरी थी, मानो वह सचमुच जीवित हो। उसके हाथों में मौजूद ड्रैगन ने भी अपना सिर ऊपर उठाया और जोर से दहाड़ा। फिर वह आसमान में उड़ गया और अपने आसपास के पूरे इलाके में तेजी से घूम गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, खून जैसे लाल चांद वाली वह रात धीरे धीरे ढल गई, लेकिन कबीले के अंदर चल रही लड़ाई और भी ज्यादा भीषण होती गई। लड़ाई के आखिरी दौर में विंग्स ऑफ द मून के कुछ सदस्यों ने बर्ज़र्कर कबीले के कुछ लोगों का खून चूसने के बजाय उन्हें जिंदा ही पकड़ लिया। उनका इरादा उन पकड़े गए लोगों को अपने ठिकाने पर ले जाकर वहां उनका खून चूसने का था। जैसे ही आसमान में रोशनी फैलने लगी, डार्क ड्रैगन ट्राइब की तरफ से हवा को चीरती हुई एक तीखी चीख गूंज उठी। विंग्स ऑफ द मून के उन अनगिनत सदस्यों के बीच एक सफेद लिबास वाली आकृति भी थी। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और निराशा से भरा था, क्योंकि उसे भी उसके कबीले के दूसरे सदस्यों के साथ विंग्स ऑफ द मून वालों ने बंदी बना लिया था। वे सभी उड़ते हुए वापस डार्क माउंटेन की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे पीछे टाट के कपड़े पहने एक बुढ़िया पूरी बेताबी से उनका पीछा कर रही थी। जैसे जैसे उनकी दहशत भरी चीखें डार्क ड्रैगन ट्राइब से दूर होती गईं, उस बुढ़िया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और जल्द ही उनमें गहरी निराशा भर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उनका पीछा करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने वापस जाकर अपने कबीले की रक्षा करने का फैसला किया। जब सफेद लिबास वाली उस लड़की ने ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जैसे ही उसके आंसू नीचे गिरे, वे किसी की भी नजर में आए बिना ही हवा में विलीन हो गए। जैसे ही दिन का उजाला फैला और वह खून जैसा लाल चांद ओझल हो गया, विंग्स ऑफ द मून के हजारों सदस्यों ने एक जोरदार चीख लगाए और चारों दिशाओं से उड़ते हुए वापस डार्क माउंटेन की तरफ लौट गए। उनमें से कुछ लोग उस सफेद लिबास वाली लड़की और उसके कबीले के दूसरे सदस्यों को लेकर ब्लैक फ्लेम माउंटेन की तरफ उड़ चले। वे पहाड़ों की दरारों के रास्ते अंदर दाखिल हो गए। सु मिंग धीरे धीरे और सावधानी से गुफा के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ा। वह रास्ते भर सतर्क रहा और आगे बढ़ने से पहले बार बार यह पक्का करता रहा कि रास्ता साफ है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने सींग को भी थामे रखा और अपने शरीर में चीख शक्ति को सक्रिय कर लिया। उसने हर समय अपनी 11 रक्त शिराओं की पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए खुद को तैयार रखा। उसने रास्ते में छिपने की संभावित जगहों की भी तलाश की, ताकि कोई खतरा होने पर या जब विंग्स ऑफ द मून अचानक वापस आ जाएं, तो वह खुद को छिपा सके। सु मिंग के मन में अज्ञात के प्रति बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन उसकी सावधानी ने उसकी जिज्ञासा को काबू में रखा। खासकर ऐसी खतरनाक जगह पर तो यह और भी जरूरी था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, गुफा में ठंड बढ़ती गई। जैसे जैसे रास्ते के मोड़ बढ़ते गए, सु मिंग की गति भी तेज होती गई। उसके चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा था। दीवारों पर बहुत सारी दरारें भी थीं। देखने से ऐसा लगता था कि ये दरारें सालों की गर्मी के कारण बनी हैं। हालांकि सु मिंग ने गौर किया कि कुछ दरारें तो अभी अभी बनी थीं। उन दीवारों का रंग बाकी दीवारों से अलग था। यह अजीब है, ये दरारें तो अभी हाल ही में बनी होंगी। आखिर किस तरह की ऊर्जा के कारण दीवारों में नई दरारें बन सकती हैं? सु मिंग के मन में एक जवाब उभरने लगा। क्या ऐसा इसलिए हुआ होगा कि तेज गर्मी के अचानक ठंडा होने से ऊर्जा की कोई अकल्पनीय शक्ति फट पड़ी हो? सु मिंग ने अपना सिर खुजलाया। उसने इस बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा, लेकिन उसने इस बात को याद रखा। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक चलता रहा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे बहुत लंबा समय बीत गया हो। अचानक वह रुक गया। उसके सामने वाली गुफा साफ तौर पर बहुत बड़ी हो गई थी। असल में वह जितना अंदर जाता गया, गुफा उतनी ही चौड़ी होती गई।
क्या मैं गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया हूं? सू मिंग ने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ ही देर में उसके सामने वाली गुफा और भी चौड़ी हो गई। जब वह गुफा के सिरे पर पहुंचा तो सू मिंग ने गहरी सांस ली और अपने सामने के नजारे को देखते हुए सोचने लगा। उसके सामने एक ऐसी गुफा थी जो उसके कबीले जितनी बड़ी थी। उस गुफा के चारों ओर दर्जनों छोटे छोटे छेद थे। जिस छेद से सू मिंग बाहर निकला था वह उन्हीं में से एक था। खामोशी के साथ सू मिंग आगे बढ़ा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने गुफा में मौजूद दूसरे छोटे छेदों की ओर देखा। फिर उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और आगे की ओर छलांग लगाई। गुफा में हर छेद के मुहाने पर रुककर वह कुछ सूंघता। जब वह सभी छोटे छेदों से गुजर गया तो सू मिंग ने उनमें से एक पर अपनी नजरें गड़ा दी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह रेंगते हुए उसके अंदर चला गया। उन छोटी गुफाओं में से केवल इसी एक में खून की हल्की सी दुर्गंध आ रही थी। यह साफ था कि विंग्स ऑफ द मून इसी छेद से बाहर उड़े थे। जैसे जैसे वह दौड़ रहा था सू मिंग बीच बीच में रुककर कुछ सोचता। ऐसा करते समय वह अपने सींग की मदद से अपने आसपास की दीवारों से चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा काट लेता। वह चट्टान लगभग उतनी ही ऊंची होती जितनी कि वह सुरंग थी। ये काम थोड़ा मुश्किल और थकाने वाला था, लेकिन सू मिंग इसे करने पर अड़ा हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया सू मिंग ने उसी आकार की कुछ और चट्टानें काट ली। हर बार जब वह कोई चट्टान काटता तो उसे सही जगह पर रखने के बाद एक तरफ हटाकर रख देता। धीरे धीरे सू मिंग की गति बढ़ती गई। फिर भी वह पूरी तरह से सतर्क बना रहा। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह पहाड़ की तलहटी की ओर बढ़ रहा है। शायद इसीलिए वह इलाका धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। सू मिंग लगातार नीचे की ओर दौड़ता रहा। काफी दूर तक दौड़ने के बाद जब उसे लगा कि वह एक लंबी दूरी तय कर चुका है, तब जाकर उसे अपने सामने धीरे धीरे एक लाल रोशनी दिखाई दी। वह लाल रोशनी आग जैसी लग रही थी, लेकिन सू मिंग ये तय नहीं कर पा रहा था कि असल में वह क्या चीज है। जब उसने आग जैसी उस लाल रोशनी को देखा तो सू मिंग ने अपनी गति धीमी कर ली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके मन के किसी कोने में उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने सफर के अंतिम पड़ाव के बेहद करीब पहुंच चुका है। जैसे जैसे वह उस रोशनी के करीब पहुंचता गया उसे एक अजीब सी अंतर्ज्ञान हंच होने लगी कि उसके शरीर का खून अब उबलने वाला है। यह कोई ऐसा एहसास नहीं था जिससे वह पहले कभी परिचित न रहा हो। दीवारों पर मौजूद चट्टानों पर अनगिनत खरोंचें बनी हुई थीं। उन चट्टानों पर कुछ काटने के निशान भी मौजूद थे। इन सब चीजों ने मिलकर वहां एक अजीब सा माहौल बना दिया था, जिससे सू मिंग थोड़ा घबरा गया। इसके बावजूद वह रुका नहीं। इसके विपरीत वह उस लाल रोशनी की ओर बढ़ता चला गया। दरअसल वह सुरंग का अंतिम सिरा ही था। आगे कोई रास्ता होने के बजाय वहां एक विशाल और आग से भरी हुई गुफा मौजूद थी। सू मिंग पूरी तरह से सतर्क बना रहा। वह सुरंग के निकास द्वार पर खड़ा हो गया और नीचे की ओर देखने लगा। जैसे ही उसने नीचे देखा वह वहीं का वहीं हक्का बक्का खड़ा रह गया, मानो उस पर बिजली ही गिर पड़ी हो। फिर अपनी सहज प्रवृत्ति के चलते वह कुछ कदम पीछे हट गया और उसने एक गहरी व तेज सांस ली। उस गुफा के भीतर एक विशाल कुंड बेसिन बना हुआ था। उस कुंड के अंदर अनगिनत स्टेलेग्माइट्स चट्टानी नोकें मौजूद थीं, जो कांटों की तरह बेहद नुकीली थीं। उनका आकार पहाड़ियों जैसा था। ये कांटेदार बनावटें पूरी तरह से भूरे रंग की थीं, लेकिन इनसे लगातार एक ठंडी हवा निकल रही थी जिसने पूरे इलाके को घेर रखा था। गुफा के अंदर का तापमान गिरकर जमा देने वाला हो गया था। इसका सू मिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ा। नहीं, जिस चीज ने सू मिंग को सचमुच हैरान कर दिया वह चीज थी जो उसे उस घाटी के अंदर उन ठंडे कांटों के बीच छिपी हुई मिली। वह एक कबीला था। वहां पत्थर से बने अनगिनत घर थे, साथ ही पत्थर का बना एक सुरक्षा घेरा और एक निगरानी बुर्ज भी था। सू मिंग ने तो कबीले के हर कोने में चावल पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर के बर्तन भी बिखरे हुए देखे। हर घर की बाहरी दीवारों पर एक ऐसी तस्वीर बनी हुई थी जो देखने में जलती हुई आग जैसी लग रही थी। पत्थर से बने वे सभी घर विशाल थे और उन्हें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। डार्क माउंटेन कबीले के घरों की तुलना में ये घर कहीं ज्यादा आलीशान लग रहे थे। सू मिंग ने वहां पत्थर से बनी सड़कें भी देखी। वहां कुछ छोटे रास्तों पर भी बहुत सारे उभरे हुए पत्थर थे। सू मिंग ने उन्हें काफी देर तक देखा, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटे रास्ते किस काम के थे। यह कोई सामान्य कबीला या पूरा कबीला नहीं था। सू मिंग की नजर कबीले की बस्ती के किनारे बने कुछ घरों पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई रहस्यमय शक्ति उन घरों को दो हिस्सों में बांट दिया है।
उनमें से केवल आधे ही घाटी के अंदर बचे थे। बाकी आधे कहाँ चले गए, यह कोई नहीं जानता था। कबीले की जमीन पर तो ये बात और भी ज्यादा साफ दिख रही थी। पत्थरों से बने रास्तों के अलावा बाकी हिस्से मिट्टी जैसे दिख रहे थे, जिससे पहाड़ों के पत्थरों और जमीन के बीच एक साफ फर्क नजर आ रहा था। सु मिंग की सांसें तेज हो गईं। अपने सामने के इस नज़ारे को देखकर वह हैरान था। तभी उसे वह बात याद आई जो बुजुर्ग ने एक बार कही थी, फायर बरसेरकर कबीले की कहानी। धीरे धीरे उसके मन में एक तस्वीर बनने लगी। इस तस्वीर में उसने एक विशाल कबीला देखा जो जमीन पर दूर दूर तक फैला हुआ लग रहा था। कबीले के सभी घर पत्थरों के बने थे और उनकी दीवारों पर जलती हुई आग के निशान बने थे। ये निशान ही कबीले के नाम की पहचान थे। लेकिन एक दिन कबीले में एक बदलाव आया। किसी अनजान शक्ति ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया, जैसे उसे तोड़कर बिखेर दिया गया हो। उस अनजान शक्ति ने कबीले और उसके लोगों को, साथ ही उस जमीन को भी बिखेर दिया जिस पर वह बना था। वे सब एक दूसरे से अलग हो गए। कबीले और जमीन का एक छोटा सा हिस्सा डक माउंटेन में चला गया। वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। सु मिंग अपने सामने के उस अजीब और अविश्वसनीय नजारे को देखता रहा। उसने पूरे कबीले पर एक नजर डाली, और जब उसकी नजर कबीले के ठीक बीचों बीच पड़ी, तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। बीच में एक और भी ज्यादा अजीब चीज थी। वह एक विशाल पेड़ था, या ज्यादा सही कहें तो वह एक विशाल पेड़ जैसा दिख रहा था। वह पूरा का पूरा पेड़ सुर्ख लाल रंग का था और उससे ऐसी रोशनी निकल रही थी जो बिल्कुल आग जैसी लग रही थी। सुरंग से सु मिंग को जो रोशनी दिखाई दी थी, वह इसी विशाल पेड़ से आ रही थी। वह पेड़ इतना मोटा था कि उसे दर्जनों बड़े लोग मिलकर भी नहीं घेर पाते। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक धंसी हुई लग रही थी। कोई नहीं जानता था कि वे कितनी गहराई तक गई थी। पेड़ का सिर्फ तना ही दिखाई दे रहा था। पेड़ का ऊपरी हिस्सा गुफा की छत को भेद कर ऊपर निकल चुका था। पेड़ का सिर्फ निचला हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। ब्लैक फ्लेम माउंटेन के अंदर उगता हुआ एक पेड़। सु मिंग उस पेड़ को घूरता रहा। वहां उसने कुछ जानी पहचानी लाल फूलों को देखा जो अपनी मनमोहक सुंदरता बिखेर रहे थे। उन लाल फूलों को देखते हुए सु मिंग को जंगल के दलदल में देखे गए अजीब दृश्यों की याद आ गई। सु मिंग ने चुपचाप अपनी नजर हटाई और उस कबीले के खंडहरों की ओर देखा, जो समय के साथ साथ इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका था। उसके सीने में अचानक एक उदासी सी उमड़ पड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे कूदकर 8 महान बरसेरकर कबीलों में से एक के खंडहरों के बीच जा खड़ा हुआ। फायर बरसेरकर कबीले ने बरसेरकरों के देवता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो फिर विंग्स ऑफ द मून भी वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि किंवदंतियों में बताया गया है। वे फायर बरसेरकर कबीले का ही बदला हुआ रूप हैं, जिन्हें फायर बरसेरकर एल्डकी बरसेरकर कला के जरिए अमरता प्रदान की गई थी। लेकिन ये तो अविश्वसनीय है। भला ऐसी कोई कला सचमुच कैसे अस्तित्व में हो सकती है? आखिर फायर बरसेरकर कबीले का फायर एल्डर कितना शक्तिशाली रहा होगा? जानवर की खाल से बने उस स्क्रॉल में ये बताया गया है कि ब्लड सॉलिडिफिकेशन, रक्त जमने के चरण के बाद ट्रांसेंडेंस, उत्कर्ष का चरण आता है, और ट्रांसेंडेंस के बाद बोन सैक्रिफाइस, अस्थि बलिदान का चरण आता है। हालांकि बोन सैक्रिफाइस के बाद क्या आता है, इसका कोई जिक्र नहीं था। उस स्तर के साधकों को केवल बरसेरकर मास्टर्स के नाम से ही जाना जाता है। सु मिंग अपनी आंखों के सामने मौजूद कबीले के खंडहरों को चुपचाप निहारता रहा, और फिर वह आगे की ओर बढ़ने लगा। वह कबीला पूरी तरह से वीरान था। घरों और इधर उधर बिखरी कुछ चीजों के अलावा सु मिंग को वहां आसपास कोई हड्डियां भी पड़ी हुई दिखाई नहीं दी। वहां पसरा सन्नाटा बेहद घुटन भरा था। वह चुपचाप उस छोटी सी पगडंडी पर आगे बढ़ा, जो उभरे हुए पत्थरों से भरी हुई थी। जब उसने उन पत्थरों पर कदम रखा, तो उसे अपने पैरों में चुभन महसूस हुई। उसने अपना सिर झुकाकर उस पगडंडी की ओर देखा, लेकिन फिर भी वह उन पत्थरों के उपयोग को समझ नहीं पाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन अचानक ही उसके कदम ठिठक गए। उसकी आंखों के किसी कोने ने अचानक ही कुछ देख लिया था। उसने उस दिशा की ओर अपना सिर घुमाया और देखा कि दीवार पर एक शव लटका हुआ है। वह ठीक उसी जगह पर था जहां से कबीले का इलाका अचानक ही कटकर अलग हो गया था। वह शव कुछ घरों की ओट में छिपा हुआ था, शायद इसीलिए सु मिंग को वह शुरुआत में दिखाई नहीं दिया था। लेकिन अब जब वह वहां खड़ा था, तो उसे वह शव बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही सु मिंग की नजर उस कंकाल पर पड़ी, उसकी आंखें अचानक ही सिकुड़ गईं। उस जगह पर उसे बस यही एक लाश दिखाई दी। वह तेजी से उस लाश की तरफ बढ़ा। जब उसने उसे करीब से देखा, तो सु मिंग सिहर उठा। वह लाश बहुत ही अजीब थी। उसका ऊपरी हिस्सा तो किसी इंसान जैसा ही था, लेकिन वह सिकुड़ा हुआ था।
लाश का निचला हिस्सा तो और भी ज्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पिघलकर किसी और ही रूप में बदल गया हो। वह किसी भी आम इंसान के कंकाल से बिल्कुल अलग था। उसकी पीठ पर पंखों का एक ढांचा भी उभरता हुआ सा दिखाई दे रहा था। उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह चांद के पंखों, विंग्स ऑफ द मून जैसी ही हो। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से ठीक पहले उस इंसान के शरीर में कोई बदलाव आया हो। उसने मन ही मन उस दर्द की कल्पना की जो किसी इंसान को चांद के पंखों में बदलते समय हुआ होगा, लेकिन लाश के चेहरे पर दर्द का जरा भी निशान नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर सिर्फ मजाक और गर्व था। पता नहीं वह किसका मजाक उड़ा रहा था। उसके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली उसके बगल में पत्थर की दीवार में चुभ गई थी। सू मिंग ने लाश के बगल में पत्थर की दीवार को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसे दीवार पर शब्दों की एक साफ लाइन दिखाई दी। वे बरसेकर ट्राइब के शब्द थे। जैसे ही सू मिंग ने उनकी तरफ देखा, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज टनल के एंट्रेंस से गुजर गई। बीच बीच में हड्डियां कंपा देने वाली दहाड़ें भी थीं। सू मिंग को फड़फड़ाने और दहाड़ने की आवाजों के बीच हल्की सी निराशा की चीखें भी सुनाई दे रही थी। चांद के पंख वापस आ गए हैं। सू मिंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ऐसी लग रही थी मानो उस शांत गुफा में, जहां उस कबीले के खंडहर मौजूद थे, कोई तूफान आने ही वाला हो। सू मिंग की आंखों में डर की चमक थी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। पंखों की फड़फड़ाहट और तीखी चीखों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन सू मिंग जानता था कि ये सुरंगें कितनी लंबी हैं। भले ही आवाजें पहले पहुंच गई हों, लेकिन चांद के पंख, विंग्स ऑफ द मून के असल में वापस आने में अभी भी कुछ समय बाकी था। हो सकता है कि ज्यादा समय न बचा हो, लेकिन फिर भी उसके पास वहां से बच निकलने के लिए काफी समय था। सू मिंग ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी नजरें उस दीवार पर उकेरे गए शब्दों पर जमा दी, जिस पर वह अजीब सी लाश टिकी हुई थी। हे नीले आसमान, तू क्यों विलाप करता है? ये दीवार पर उकेरे गए सबसे पहले शब्द थे। लिखावट में जबरदस्त ताकत और पौरुष झलक रहा था, जिसमें थोड़ी सी ढिठाई और उग्रता भी दिखाई दे रही थी। उन शब्दों को देखते ही सू मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सू मिंग उन शब्दों का असली मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, वह बस उनका मोटा मोटा सार ही समझ सका। इसके बावजूद वह उन शब्दों में छिपी उदासी और अलगाव की भावना को महसूस कर सकता था। हे नीले आसमान, तू क्यों रोता है? सू मिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर उसने दीवार पर लिखी दूसरी पंक्तियों की ओर देखा। बजर्क को पाने की चाहत पूरी धरती पर फैल गई है। मेरे खून में आग जलने दो, मेरे विचार आसमान को जला दें, आग स्वर्ग को जलाकर राख कर दे। अगर यह सच है कि इस अनंत धरती पर बादलों से आग का चांद निकलता है, तो जैसे जैसे मेरे खून में आग जलेगी, मैं गहरे विचारों में डूब जाऊंगा। 9 सबसे ऊपर हैं, और एक ही नियम है। बजर्क की आग जलाओ और 9 की पूजा करो। चलो हम सब आग के स्वामी बन जाएं। तुम जो स्वर्ग पर राज करते हो, सिर्फ तुम ही मुझे सताने में सक्षम हो। नीचे लिखे शब्द साफ तौर पर उसी व्यक्ति ने उकेरे थे, लेकिन अब वे कोई विलाप नहीं थे। वे ऐसे शब्द थे जिन्हें समझना मुश्किल था। बजर्क की आग जलाओ और 9 की पूजा करो। चलो हम सब आग के स्वामी बन जाएं। सू मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये खास पंक्तियां समझना बहुत मुश्किल था। सू मिंग ने उन्हें फिर से पढ़ा, लेकिन फिर भी उसे उनका सिर्फ मूल भाव ही समझ आया। जैसे ही वह सोच रहा था, उसके कानों में चीखने की तेज आवाजें और पंखों के फड़फड़ाने की गूंज और भी तेज हो गई, जो पास की ही एक सुरंग से आ रही थी। सू मिंग वहां और नहीं रुका, बल्कि तेजी से सुरंग की ओर भागा। पलक झपकते ही वह सुरंग के अंदर पहुंच गया। जब वह वहां खड़ा हुआ, तो चीखने की आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगी। सू मिंग ने पीछे मुड़कर उस वीरान कबीले को एक बार फिर देखा, और फिर तेजी से सुरंग के अंदर चला गया। जैसे जैसे वह दौड़ रहा था, वह चीखने की आवाजों की तीव्रता पर ध्यान दे रहा था। जब वह सुरंग में कुछ दर्जन फीट अंदर पहुंच गया, तो सू मिंग रुक गया और अपने बगल की दीवार में बनी एक दरार में घुस गया। वह दरार बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सू मिंग का शरीर वैसे भी छोटा था, इसलिए उसे अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अंदर घुसते ही वह तुरंत नीचे बैठ गया और अपनी सांसें रोक ली। दीवार को अपनी छिपने की जगह बनाकर सू मिंग ने दरार से बाहर झांका और चुपचाप इंतजार करने लगा, जबकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सू मिंग अपनी सांसों के हिसाब से समय गिन रहा था। 10 सांसें पूरी होने के बाद उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि सुरंग के अंदर एक धमाके की तरह लाल रंग का घना कोहरा तेजी से फैल रहा था। उस कोहरे के बीच लाल रंग की कुछ परछाइयां उड़ती हुई गुजर रही थीं, और उनसे गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाजें निकल रही थीं। वे लाल परछाइयां असल में
के पंख थे। चांद चांद के पंखों को इतनी करीब से देखकर सू मिंग के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई, लेकिन वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसने अपनी आंखें इतनी बारीक कर ली थी कि उनमें कोई रोशनी न चमके। चांद के पंखों की एक बहुत बड़ी तादाद सुरंग में उमड़ती चली आ रही थी। उनमें से एक तो दरार के किनारे से टकरा भी गया, और वह सू मिंग से, जहां वह दुबका बैठा था, बस आधा फुट ही दूर था। सू मिंग ने अपने दाहिने हाथ से सींग को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उस पल उसे अपनी दिल की धड़कन भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इतनी ज्यादा तनाव भरी स्थिति में होने के बावजूद वह पूरी तरह से शांत हो गया हो। वह चांद के पंखों को घूरे जा रहा था, जो दीवार से टकराए थे। जैसे ही उसने उसका डरावना चेहरा और फड़फड़ाते पंख देखे, वह दरार से बाहर उड़ गया। सू मिंग ने अपनी चौकसी कम नहीं की, बल्कि इससे वह और भी ज्यादा सतर्क हो गया। ठीक उसी पल उसे निराशा से भरी चीखें सुनाई दी। सू मिंग ने दरार से झांक कर देखा तो उसे कोहरे में कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दी, जिन्हें चांद के पंखों ने पकड़ लिया था और वे उन्हें वापस कबीले में ले जा रहे थे। वे कुल 9 लोग थे। सू मिंग उन सभी 9 लोगों को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उन पर अपनी नजर दौड़ाई, उसे सफेद कपड़े पहने एक इंसान दिखाई दिया। उसका खूबसूरत चेहरा निराशा और उदासी से भरा हुआ था। ये तो वही है। सू मिंग ने अपनी आंखें और बारीक कर ली। सफेद कपड़े पहने वह इंसान डार्क ड्रैगन कबीले की वही लड़की थी, जिससे वह और लेई चेन चौक पर मिले थे। बाइलिंग। सू मिंग खामोश हो गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। कुछ ही देर में सुरंग में गूंजने वाली आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। यहां तक कि कोहरा भी काफी हद तक छट चुका था। ऐसा लग रहा था मानो चांद के सभी पंख अपने घोंसलों में लौट गए हों, ठीक वैसे ही जैसे आसमान से वह सुर्खलाल चांद ओझल हो गया था, मानो वे सभी अब फिर से सो गया। सुरंग में तुरंत ही गर्मी की एक तेज लहर फैल गई, जिसने ठंड की जगह ले ली। यहां तक कि दीवार में पड़ी दरार भी तेजी से गर्म होने लगी थी। सू मिंग को चटकने की आवाजें सुनाई दी और ठीक अपनी आंखों के सामने उसने देखा कि पहाड़ी गुफा की दीवारों पर नई दरारें बन रही हैं। तो इस तरह बनती हैं ये दरारें। सू मिंग तेजी से खड़ा हुआ और उन दरारों के पास गया। जब वह सुरंग में खड़ा था तो उसे महसूस हुआ कि कोहरा हल्का होता जा रहा है। जहां कबीला था वहां से गर्मी की लहरें उसकी ओर आ रही थीं, जिससे वह पसीने से भीग गया। जमीन पर पड़े पत्थर भी और ज्यादा गर्म हो गए। सू मिंग को तो ये भी महसूस हो रहा था कि जहां वह खड़ा था, वहां जमीन उसके पैरों के तलवों को जला रही है। वह साफ जानता था कि बहुत जल्द ही वह इस जगह की गर्मी को और ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह सोच में पड़ गया कि वहां से चला जाए या वहीं रुका रहे। सू मिंग के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई दे रही थी। सुरंग में से दर्द भरी कराहें गूंज रही थी। जो कोई भी उन्हें सुनता, वह डर के मारे कांप उठता। मैंने चौक पर लेई चेन के सामने उससे झूठ बोला था। मेरा जमीर मुझे यूं ही वहां से चले जाने की इजाजत नहीं देगा। सू मिंग दिल से अभी भी एक ईमानदार बच्चा था। उसने गर्म हवा में एक गहरी सांस ली और सुरंग के दूसरे छोर की ओर दौड़ पड़ा। अगर मैं उसे बचा सका तो जरूर बचाऊंगा, और अगर नहीं बचा सका तो कम से कम मुझे इस बात का कोई अफसोस तो नहीं होगा। सू मिंग की आंखों में पक्का इरादा झलक रहा था और उसने अपने सींग को कसकर पकड़ रखा था। जैसे जैसे वह सुरंग के दूसरे छोर के करीब पहुंचता गया, उसे महसूस हुआ कि वहां की गर्मी पागलपन की हद तक तेजी से बढ़ती जा रही है। खुशकिस्मती से दूरी ज्यादा नहीं थी। कुछ ही देर में सू मिंग सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच गया। गुफा की दीवारों की गर्मी की परवाह किए बिना उसने अपने शरीर को दीवार से सटाया और गुफा के अंदर झांका। उसकी आंखों में तुरंत ही एक हल्की सी चमक आ गई। सू मिंग ने 7 लोगों को देखा जो अभी भी जिंदा थे और एक विशाल घाटी में कबीले के खंडहरों के ऊपर मौजूद नुकीले पत्थरों स्टैलेग्माइट्स पर फंसे हुए छटपटा रहे थे। उनके पेट 7 नुकीले पत्थरों से बिंधे हुए थे और उनका खून उन पत्थरों से नीचे बह रहा था। वे अभी मरे नहीं थे, और जैसे जैसे उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके शरीर से जान निकलती जा रही है, वे दर्द भरी चीखें निकाल रहे थे। वे 7 लोग पुरुष थे। सू मिंग ने उन्हें ध्यान से देखा और राहत की सांस ली। वह उन 7 में से किसी को नहीं जानता था, इसलिए ये साफ था कि वे डार्क माउंटेन ट्राइब के लोग नहीं थे। उनके आसपास की दूसरी नुकीली चट्टानें पिघल रही थीं। जैसे जैसे वे पिघल रही थीं, भारी मात्रा में लाल लावा एक नदी की तरह जमीन पर फैल गया। ये देखकर सू मिंग ने गहरी सांस ली। उसे आखिरकार उन नुकीली चट्टानों का मकसद समझ आ गया। ये जगह सच में बहुत अजीब है। शायद विंग्स ऑफ द मून का जागना और जाना इन नुकीली चट्टानों से जुड़ा है। सू मिंग ने सोचा।
ये नुकीली चट्टानें शायद किसी अनजान वजह से कभी कभी लावा से बन जाती थीं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकती थीं। जब विंग्स ऑफ द मून वापस आ जाते थे तो वे पिघलकर फिर से लावा बन जाती थीं। अभी मैंने जितनी चट्टानें देखी हैं, उन्हें देखकर लगता है कि जब वे पूरी तरह पिघल जाएंगी तो ये घाटी पूरी तरह भर जाएगी। ये कबीला एक बार फिर लावा के नीचे छिप जाएगा। सू मिंग ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस छोटे से लाल तने को देखा, जो कबीले के बीचों बीच एक बड़े पेड़ जैसा लग रहा था। घाटी की भयानक गर्मी की वजह से वह पेड़ भी पिघलता हुआ लग रहा था। वह अजीब तरह से हिल डुल रहा था। अगर सू मिंग उसे और ध्यान से देखता तो उसे पेड़ के चारों ओर लाल रंग की लकीरें दिखाई देती। कभी कभी उसका कोई हिस्सा टूटकर गिर जाता था। यह साफ था कि वह एक विंग्स ऑफ द मून था। लेकिन जो विंग्स ऑफ द मून पेड़ के पास वापस आए थे, उनके चेहरों पर अब वह खूंखारपन नहीं था। उसकी जगह उनके चेहरों पर दर्द, उदासी और मायूसी के भाव थे। वे अब चीख पुकार नहीं मचा रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे चुपचाप रो रहे हों। कुछ विंग्स ऑफ द मून तो अजीब अजीब हरकतें भी कर रहे थे। वे अपने दुख में डूबे हुए बार बार अपने पंजे ऊपर उठाते और उन्हें काटकर खून निकालने की कोशिश करते। वे अपने पंजों को अपनी आंखों पर मलते, लेकिन उन कटे हुए पंजों से कोई खून नहीं निकलता था। वे विंग्स ऑफ द मून रेंगते हुए पेड़ के अंदर चले गए। वे आखिरकार क्या रहे हैं? सू मिंग उस पेड़ को घूरे जा रहा था। जब वह ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। वह अब वहां और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। कितनी बुरी बात है। सू मिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। जैसे ही वह वहां से जाने वाला था, वह अचानक रुक गया। उसकी नजर उस लाल पेड़ की डाल पर पड़ी जो उस बेसिन के ठीक बीच में थी। पेड़ पर दो चेहरे दिखाई दिए। उनमें से एक को वह नहीं जानता था, लेकिन दूसरा चेहरा बाय लिंग का था। बाय लिंग की आंखें खाली और बेजान थीं, मानो उसने पहले ही हार मान ली हो। उस पल वह एक उदास और शोकाकुल सुंदरी जैसी लग रही थी। सू मिंग ने उसके चेहरे की ओर देखा और फिर उस मैग्मा की ओर, जो धीरे धीरे नीचे की ओर जमा हो रहा था। ज्यादातर स्टेलेग्माइट्स चट्टान के खंभे पिघलकर मैग्मा में बदल चुके थे और उनका स्तर कबीले के घरों की आधी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। बेसिन के अंदर अब सिर्फ घरों की छतें ही दिखाई दे रही थी। यहां तक कि वे छतें भी अब तपती हुई लाल रंगत में बदल रही थी। चांद के पंख, विंग्स ऑफ द मून, तब दिखाई देते हैं जब आसमान में खून जैसा लाल चांद चमक रहा हो। लेकिन यहाँ के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनका इस जगह की गर्मी से भी कोई न कोई संबंध जरूर है। वे सचमुच गर्मी से बहुत डरते हैं। यही वजह है कि वे शिकार करने तभी बाहर जाते हैं जब ये जगह ठंडी हो जाती है। जब वे वापस आएंगे तो वे सब पेड़ पर चढ़ जाएंगे। उनमें से कोई भी बाहर नहीं होगा। ये सब मेरी थ्योरी का सबूत है। सू मिंग ने कोई लापरवाही नहीं की, बल्कि वह वहीं खड़ा रहा और उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे उसे बचा लेना चाहिए, लेकिन मुझे अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। सू मिंग पेड़ को घूर रहा था और कभी कभी बेसिन में नीचे मैग्मा की ऊंचाई को देखता था। थोड़ी देर बाद उस जगह की गर्मी एक बार फिर बढ़ गई। इससे सू मिंग को लगातार पसीना आ रहा था। उसकी स्किन पर भी रोने और फटने के निशान दिख रहे थे। उसके पूरे शरीर में क्यों ही उबल रहा था, क्योंकि उसकी सभी 11 खून की नसें उभर आई थीं। सू मिंग नीचे कूद गया। पलक झपकते ही सू मिंग बेसिन की एक छत पर उतरा। जैसे ही वह उतरा, उसे एक सिजलिंग आवाज सुनाई दी। उसके पैरों के नीचे तुरंत सफेद धुआं निकला। सू मिंग नहीं रुका। वह फिर से कूदा और दूसरे पेड़ पर उतरा। कुछ छलांग लगाने के बाद वह उस अजीब लाल पेड़ के पास था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचने वाला था, सू मिंग ने बाय लिंग के पास उस अनजान लड़की को सिकुड़ते हुए देखा, जो दर्द से चीख रही थी। तुरंत वह हड्डियों का ढेर बन गई। ऐसा लगा जैसे वह पेड़ के साथ एक हो गई हो। उसकी जान और उसका सारा शरीर किसी रहस्यमय ताकत में समा गया था।